अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा की वॉर बदस्तूर जारी है। दोनों तरफ से बहुत शदीद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसराइल की तरफ से सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद दोबारा से जो बॉम्बिंग की सिलसिला है वो शुरू हो रखा है और रेड्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो निहत्ते जो सिविलियंस हैं, इनोसेंट सिविलियंस, उनके घरों को, रिहायशी इमारतों को, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं और बिल्कुल बेईमाना किस्म की जो उनकी एक इंतकामी किस्म की जो जंगी उनकी स्ट्रैटेजी है, वो हमें डेली अपनी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि हर वक़्त ये खबरें आ रही हैं। उसके बरक्स जो गाज़ा के अपने लोग हैं और हमास है और कस्साम ब्रिगेड है, वो भी अपनी कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत लेकर आ रही है और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान इजरायली फ़ौजियों को पहुँचाया। तो लेट्स सी कि अब ये स्पिल ओवर का क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो रहा है, ओवरव्यू क्या है इस वक़्त गाज़ा की सिचुएशन का। द थिंग इज़ कि जब तक इजराइल और गाज़ा की वॉर चलती रहेगी, तब तक इस बात का अंदेशा और ख़तरा तो मौजूद रहेगा कि ये वॉर स्पिल आउट ना हो जाए, क्योंकि ईरान जो है वो इसमें इन्वॉल्व है अपनी प्रॉक्सी जो मिलिशियाज़ हैं उनके थ्रू, जैसे कि हिज़्बुल्लाह जो कि लेबनान की तरफ से हमले कर रही है, जैसे कि हूती जो कि यमन की तरफ से हमले कर रही हैं और इवन हमास के साथ भी ईरान के जो है राब्ते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एर्दोगान जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी मुस्तकिल इनपुट आ रही है और हर मौके पे उन्होंने बहुत पुरज़ोर मज़म्मत इसराइल की है और बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी है। इसके अलावा तमाम जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जिनमें सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है इस वॉर के साथ, उनकी तरफ से भी आपने इसराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा यानी देखा है कि वो बहुत सख्ती से जो है इसराइल की मज़म्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर गॉड फ़ॉरबिड हालात ख़राब से ख़राब होते चले जाते हैं और गाज़ा के लोगों की डेथ्स जो कि अभी भी तकरीबन 19,000 के करीब पहुँच गई हैं और बेशुमार ज़ख्मी और बेशुमार जो हैं वो लोग बीमार वहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा फूड और फ्यूल की किल्लत है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे मज़ीद डेथ्स होने का ख़दशा है। तो अगर ऐसे हालात जारी रहते हैं, तो क्या मिडल ईस्ट के कंट्री जो इस वक़्त तक अभी तक डिप्लोमेसी के थ्रू और अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू ये वॉर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको डायरेक्टली गाज़ा वॉर में आना तो नहीं पड़ जाएगा? उम्मीद तो ऐसी की जानी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, उससे ही इज़राइल और उसके जो एलाइज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वग़ैरह, वो कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं। अब ये पहली न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि unprecedented tensions between White House and Netanyahu as Biden feels political price for standing with Israel। ये CNN ने रिपोर्ट किया है कुछ ही देर पहले, कुछ ही 1-2 दिन पहले की ये न्यूज़ है और उन्होंने ये बात कही है कि बाइडेन जो है और यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि इसराइल का साथ देना तो उनका एक लाइक कलीदी स्ट्रेटेजिक यानी पॉलिसी है ही, मगर इस जो अलायंस है उनकी जो इसराइल के साथ, उसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान, क्योंकि इस वक़्त आपको पता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन में से गुज़र रही है। इस वक़्त आपको पता है कि यूएस पहले ही चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर कर बैठा है। इस वक़्त आपको पता है कि वो पहले ही सेमीकंडक्टर वॉर भी एक उनके साथ लड़ बैठे हैं और आपको पता है, पिछली पॉडकास्ट में आपको मैंने क्लियरली बताया कि किस तरह से सऊदी और जो तमाम मुस्लिम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ओपेक के अंडर और पुतिन के अंडर जो ओपेक प्लस है, वो किस तरह से ऑयल कट्स की बात कर रहे हैं और मज़ीद इससे ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके नीचे जाने का खदशा है। और उसके बाद अब जो यमन में हूती कबीले ने उनकी जो मिलिशिया है, उनकी जो फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने जिस तरह से अटैक्स जो है शिप्स के ऊपर करना शुरू कर दिया, मतलब डेली बेसिस पे 1-2 शिप्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं और जब उनको बॉम्ब किया जाता है या किसी मिसाइल से उनके ऊपर फायर किया जाता है या ड्रोन से फायर किया जाता है, तो डेफिनेटली वो शिप जो है वो बेकार हो जाती है और वो मज़ीद ट्रैवल के काबिल नहीं रहती।
तो इसी वजह से ये जो पे दर पे हमले हैं, जिनमें से कुछ तो वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं भी रिपोर्ट होते, उनकी वजह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीएनबीसी ने ये बताया कि शिपिंग जायंट्स हैपक, लॉयड एंड मार्स्क पॉज रेड सी ट्रैवल अमिड अटैक्स, यानी एक ये बड़े तरीन जो शिपर्स हैं जिनकी लाइक साल साल के अंदर हजारों शिप्स जो है वो रेड सी के रास्ते से गुजरती हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार कंपनीज हैं जो कि वहाँ से शिप्स चलाती हैं। इन्होंने तो कह दिया कि हम आप अपनी शिप्स यहाँ से नहीं चला रहे, क्योंकि एक शिप का के ऊपर हमला होना और उसका कंडम होने का मतलब ये होता है कि करोड़ों हाँ करोड़ों रुपए का नुकसान। एक तो उसमें वो शिप की अपनी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर जितने लोग वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जानों के ऊपर जो खतरा होता है, और फिर जो उसके ऊपर कार्गो लोड होती है वो भी करोड़ों कहा करोड़ों डॉलर्स की होती है। तो ये सब नुकसान से बेहतर होता है कि आप फिर अपना जो है वो कुछ दिन के लिए आप इस सिलसिले को रोक दें, और यही हो रहा है कि अब एक-एक करके तमाम जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो वहाँ जाने से रुक जाएँगी, और इस तरह से दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड है वो एक तरह से रुक जाएगी। बिकॉज़ 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड रन्स थ्रू द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि समुद्री रास्ते से 90% मतलब ट्रेड होती है, लिंक्ड होती है। अगर वहाँ से शिप्स नहीं आएँगी और ट्रेड नहीं आएगी, तो फिर वही कंटेनर्स, वही जो सामान है जो कि आगे ज़मीनी रास्तों से आगे तरसील हो रहा है, वो भी नहीं हो पाएगा। सो ये बज़ाते खुद भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और डेफ़िनेटली यूरोप को और यूएस को और अमेरिकाज़ को और दुनिया भर के ममालिक के ऊपर जो है इसका प्रेशर आता है, इकोनॉमिक प्रेशर। तो इसके अलावा आपको पता है कि इससे पहले गाज़ा और इज़राइल की वॉर शुरू होने से पहले एक सिलसिला चल रहा था जिसमें यूएस की तरफ से पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, वो इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन कर लें, और उसकी वजह से ये होना था कि पैलेस्टाइन का जो इशू है वो ज़ीरो से ज़ीरो होते जाना था, और उनकी आज़ादी और उनके जो हकूक़ की बात जो है वो बिल्कुल सर्द खाने में चली जानी थी, और इज़राइल जो है वो बहुत खुश था कि ये 2, 3, 4 और इसके बाद यानी सऊदी अरब भी, इससे भी उसे उम्मीद थी कि वो इनके साथ नॉर्मलाइज़ेशन करेगा, और जो है वो उनकी पोज़ीशन मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मगर ये सारी काया काया ही पलट गई जिस दिन 7 अक्टूबर के दिन जो है हमास ने गाज़ा से निकल करके इज़राइल के ऊपर हमला किया। ये एक बहुत ही यानी फ्लिप साइड पे चले गई हैं यूएस की जो डिप्लोमेसी है, और इज़राइल के साथ इज़राइल के हक में जो उनकी डिप्लोमेसी, वो सब की सब ज़ीरो ही नहीं बल्कि माइनस की तरफ चली गई है, और अब मज़ीद जो मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज़ यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं और उनके साथ मिल कर के रशिया है और टर्की है, ईरान है, ये सब मिल कर के जो प्रेशर डाल रहे हैं, हो सकता है कि यूएस और उनके जितने भी एलाइज़ हैं वो ये सारा प्रेशर सस्टेन करने के काबिल ना हों। देखते हैं कुछ और न्यूज़ इसी सिलसिले में। ये ब्लूमबर्ग ने ये एक आर्टिकल निकाला 1-2 दिन पहले, और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि यूएस जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसने बोला टॉक्स इन विद गल्फ एलाइज ऑन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हूथीज, यानी यूएस इससे पहले मैंने आपको पॉडकास्ट में भी ये चीज़ खबर बताई थी, और मैंने बताया था कि यूएस कोशिश कर रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर के बात कर रहा है कि किस तरह से हम हूथीज के खिलाफ जो है वो कोई मुहाज खड़ा कर दें, ताकि वो इंटरनली इनको हम वीक कर दें, ताकि वो रेड सी के अंदर अपनी कार्रवाइयों से बाज आ जाए। लेकिन ये ब्लूमबर्ग की ही ये जो आर्टिकल है इसमें उन्होंने ये चीज़ मतलब बताई है। इल्हाम कमाल, डायरेक्टर ऑफ मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रिसर्च एट यूरेशिया ग्रुप, इन साहब ने इस इंटरव्यू में बताया, उन्होंने बोला कि 8 साल से ये वॉर चल रही थी सऊदी और यमन के बीच में, और अब वो इस पोजीशन पे आ चुके थे कि वो परमानेंट सीज फायर साइन कर लें हूथीज के साथ, और ना ही सऊदी अरब और ना ही यूएई, ये दोनों बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस बात के ऊपर कि वो यमन के साथ वॉर को रीओपन कर दें, दोबारा से शुरू कर दें, यानी खत्म होती हुई जंग को दोबारा से इग्नाइट करना, दोबारा से कुछ ऐसी कार्रवाइयां करना कि
ये जंग शुरू हो जाए, इसके अंदर उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज आज वो दिन है जबकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिप्रोचमेंट हो चुकी है, दोस्ती हो चुकी है, और वो हर मामलात में एक दूसरे के साथ डेली बेसिस पर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और एक दूसरे को के मुताबिक यानी कि अपने इक़दामात आगे लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं नज़र आ रहा कि सऊदी अरब और यूएई दोबारा से यूएस के कहने पर हूती मिलिशियास के साथ या हूती कबीले के साथ दोबारा कोई जंग शुरू कर देंगे। सो ये आपको दिख रहा है कि ये यूएस और इज़राइल की बहुत ही कमज़ोर होती हुई पोज़ीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस वक़्त यूएस के पास ये चॉइस तो हो सकती है कि वो खुद यमन के ऊपर अटैक कर दे और एक नया वॉर शुरू कर दे, और अगर ऐसा होगा तो फिर जो यूएस के सोल्जर्स हैं उनको हूती कबीले के साथ ग्राउंड पे वॉर करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि जितनी भी वॉर्स कंटेम्पररी एरा में हुई हैं, पिछले 10 या 15 सालों में हुई हैं, उस सब में यूएस ने प्रॉक्सी वॉर्स करवाई हैं, और उन्होंने लोकल मिलिशियस को एक दूसरे के साथ खिलाफ खड़ा करके सीरिया में भी वॉर करवाई, ईरान के अंदर भी, इराक के अंदर भी वॉर करवाई, और यमन में भी ये वॉर इसी तरह से प्रॉक्सीज के थ्रू हो रही थी। और अभी भी यूएस चाहेगा कि प्रॉक्सी वॉर हो जाए किसी तरह से, और यूएस के अपने सोल्जर्स जो है ग्राउंड पे उनको बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने पड़े, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। So this is a very, very critical and difficult situation for the US right now. So let's see कि बाकी जो लोग हैं प्लेयर्स वो क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन सेज यूक्रेन वॉर नथिंग लाइक गाजा कैटास्ट्रॉफ, यानी उसने कंपेयर किया पुतिन ने कि यूक्रेन के अंदर भी वॉर हो रही है, यूक्रेन में भी दो साइडें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन रशिया की तरफ से कोई इस तरह की जो है अन लाइक विदाउट इम्प्यूनिटी, विदाउट एनी रीजन, जो कि बेशुमार बॉम्बिंग करके लोग सिविलियंस को बिला वजह तंग करना, बिला किसी रीजन के आप बस अंधे तरीके से बस आप बॉम्बिंग ही करते चले जाओ, और आपका मकसद ही ये हो कि सिविलियंस को खत्म करना, आपका मकसद ही उन लोगों का जेनोसाइड करना हो, ऐसा कुछ भी पुतिन ने कहा है कि हमने यूक्रेन वॉर के अंदर नहीं किया है। और वहीं पे हमले किए, वहीं पर हमने बॉम्बिंग की जहाँ पर स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, या फिर जहाँ हमें पता था कि हमें ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम जंग हार सकते हैं। सो ये बात पुतिन पहले भी इस तरह की बात करता रहा है, लेकिन अब उसने दोबारा से ये 1-2 दिन पहले ये बयान दिया है कि कुछ भी यूक्रेन वॉर में हमने ऐसा नहीं किया, जैसे कि जेनोसाइडल और मतलब वॉर क्राइम्स जो कि गाजा के अंदर लाइक इजराइल कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ एक बात कि पुतिन ने ये बात की है कि उसने कहा कि गॉड ब्लेस अर्दोगन फॉर पीस, रोल फॉर पीस इन गाजा, यानी उसने अर्दोगन की तारीफ की है बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि बहुत अच्छा ये बंदा है, और उसने पुतिन ने कहा है कि लाइक उसने कहा ही इज डूइंग एवरीथिंग to change the situation for the better, for lasting peace. He is very active in this issue. God bless him. ये बात पुतिन ने कही है अर्दोगन के बारे में। और ये न्यूज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये पता चल जाए आपको कि इस वक्त रशिया की अलायंस जो है वो टर्की के साथ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये बात नहीं है कि सऊदी अरब या ईरान या इजिप्ट ये लोग जो है वो कुछ नहीं करे, ये लोग भी सब के सब अपनी अपनी मतलब तरीके से अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो बयानात इस तरह के सियासी आते हैं उससे ये पता चल रहा होता है कि इस मुल्क की इस दूसरे मुल्क के साथ कितनी करीबी ताल्लुकात हैं, कितना उनका आपस में कॉन्फिडेंस है। वरना एक जो पुतिन है वो डायरेक्टली एमबीएस की शायद इस तरह तारीफ ना करे, या डायरेक्टली सीसी की शायद इस तरह तारीफ नहीं करे। तो ये होता है, इस तरह के बयानात के पीछे ये बात होती है। एक और हम न्यूज़ देखते हैं। ईरान वार्न्स ऑफ एक्सप्लोजन इन मिडल ईस्ट इफ वॉर इन गाजा कंटिन्यूज, यानी ईरान ने कहा है कि अगर ये वॉर चलती रही तो मिडल ईस्ट के अंदर एक एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी कि जो गाजा की वॉर है वो फट करके पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकती है, यानी इसी को कहते हैं स्पेल आउट हो सकती है। और ये इसी फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि ईरान प्रॉक्सीज हैव लॉन्च्ड 90 अटैक्स ऑन यूएस बेसिस सिंस अक्टूबर 17, यानी यूएस के जो बेसिस
इराक के अंदर भी मौजूद हैं, सीरिया के अंदर भी मौजूद हैं। इनकी भी डिटेल मैंने आपको पॉडकास्ट इससे पहले करके बताई हुई है। सो इन सब के ऊपर हमले, काफ़ी हमले हुए, लेकिन अब ये सामने आ रही है बात कि आज तक उन्होंने इस पिछले 2 महीने में 90 अटैक्स कर चुके हैं वो यूएस बेसिस के ऊपर। और इसी में मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि ये जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने बोला है कि हर हफ्ते हमें मैसेज रिसीव हो रहा है यूएस की तरफ से कि उनके बेसेस सीरिया और इराक के अंदर जो है उनके ऊपर हमले हुए हैं किसी भी ग्रुप की तरफ से, और हमें वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें, इस सिलसिले को, यानी रिक्वेस्ट उनको करें या उनको वार्न करें। तो यानी इस तरह की डिप्लोमेसी चल रही है कि यूएस जो है हर हफ्ते मैसेजेस भेज रहा है ईरान को कि हमारे बेसिस पे हमले ना करवाओ। एट एनी मोमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिग एक्सप्लोजन इन द रीजन, वन नॉट कंट्रोलेबल बाय एनी पार्टी, यानी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात बन जाए या ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ये स्पिल आउट वाकई में हो जाए, और फिर जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिनमें ज़ाहिर है सबसे करीबी जो जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं वो सऊदी अरब है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, और इसके अलावा सीरिया भी है, और ये सबको जो है वो ऑटोमेटिकली यानी कि अंदर घुसना पड़े और इसमें वॉर के अंदर कूद जाना पड़े। और उस वक्त वो कह रहा है कि मतलब कोई भी पार्टी जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा, और ये बहुत बड़ी वॉर बन जाएगी, एक रीजनल वॉर बन जाएगी। सो ये ईरान तो इस तरह की वार्निंग्स देता है, और ये वार्निंग्स बिल्कुल बेजा भी नहीं है, मतलब ये एक हकीकत से करीब है। बहरहाल ये भी देख लेते हैं कि इसराइल की कार्रवाइयाँ क्या हैं। इतनी ज़्यादा शदीद और अंदोनाक, तकलीफ़देह तस्वीर और यानी ख़बरें इस वक़्त पूरे मीडिया में शेयर हो रही हैं, जिसमें हम गाज़ा के अंदर जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी हालत में, और माएँ जो हैं और वो अपने जो है डेड बॉडीज़ को लेकर के बैठी हुई हैं। मतलब इतनी तकलीफ़देह ये सब है कि वो चीज़ें तो मतलब कवर करना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली मेरे लिए। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल आर्मी यूजिंग गाज़ा स्कूल्स एज़ मिलिट्री बैरक्स एक्जीक्यूशन साइट्स, यानी उन्होंने गाज़ा के अंदर जो स्कूल्स हैं जहाँ पे असूली तौर पे बच्चों को वहाँ पे पढ़ना चाहिए, इस वक़्त स्कूल अटेंड करना चाहिए, वो बिल्डिंग्स एक तो तबाह की, बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह की हुई हैं बेशुमार। तो और जो बच्चे को जो स्कूल उनको वहाँ पे मिल रहे हैं, उनको वो एज़ मिलिट्री बैरक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो एक्जीक्यूशन साइट्स यानी फ़लस्तीनी जो भी लोग वहाँ पे उनको मिलते हैं, उनको पकड़ के वहाँ लाते हैं और उनको मारते हैं वहाँ पर, और यहाँ से वो हमले कर रहे हैं सिविलियंस के ऊपर। सो व्हाट इज़ इज़राइल डूइंग? क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? क्या ये जेनोसाइड नहीं है? क्या ये जो यूएन कन्वेंशंस के मुताबिक लॉज और टर्म्स ऑफ वॉर है उसके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ क्या नहीं हैं? क्या उनको हक है ये काम करने का? नहीं, बल्कि इज़राइल मुस्तकिल और एवरीडे जो है सबूत दे रहा है इस बात का कि उसके अंदर जो है ना कोई भी पासदारी नहीं है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए, या कोई ह्यूमन राइट्स के लिए, या किसी भी इंसानी जो मॉरल या यानी कोई भी असूल हैं, वो किसी की भी पासदारी करने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो तमाम वही हरकतें करता चला जा रहा है कि जो बिल्कुल एंटी ह्यूमन, जो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, जो बिल्कुल वॉर ऑफ लॉज ऑफ वॉर और नॉर्म्स ऑफ वॉर के खिलाफ काम है। और वो मतलब ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी ही यही है कि इस तरह के काम करो और लोगों को हरास ताकि हों, ताकि सिविलियंस हरास हों, ताकि वो रो के और मतलब खौफ के मारे जो है ना वो हार मान लें। तो ऐसा तो खैर होने नहीं वाला, क्योंकि हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड का जो कार्रवाइयाँ वो इसके बिल्कुल बरअक्स उनका जवाब दे रही हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड जो है उसने ये बोला है 2 दिन पहले की ये न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, उसने ये बोला कि 36 इज़राइली सोल्जर्स को उन्होंने मारा, और 72 व्हीकल्स को उन्होंने तबाह किया 3 दिन के अंदर। यानी ये अभी के 3 दिन नहीं है, ये कुछ दिन पहले के ये 3 दिन है। लेकिन इस खबर को शेयर करने का मकसद ये है कि हर रोज़ के हिसाब से आप देखें कि कितने इज़राइली सोल्जर्स को वो मार रहे हैं और कितने उनके व्हीकल्स को वो डेली तबाह कर रहे हैं। और लाइक ये नंबर बढ़ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एवरीडे जितना भी उनको मौका मिलता है वो उतना ही ज़्यादा ये तबाही उनकी मचा रहे हैं। ये
मैं आपको पैलेस्टीन क्रॉनिकल में से दिखा रही हूँ एक न्यूज़ कि अबू उबैदा उन्होंने एक नया बयान दिया है और वो बयान में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि हमारे जो फाइटर्स हैं उन्होंने पार्शली और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है 180 मिलिट्री व्हीकल्स को कहाँ पर शजाइया, जैतून, शेख रदवान, जबालिया कैंप, बैत लाहिया, ईस्ट ऑफ देर अल बल्ला यानी और ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ खान यूनिस यानी ना सिर्फ के गाजा सिटी और जो नॉर्थ की तरफ के इलाकों में हम मुकाबला कर रहे हैं बल्कि खान यूनिस जो कि सेंटर ऑफ गाजा स्ट्रिप है वहां पर भी मुकाबला जो है वो शिद्दत से जारी है और 180 ये इन्होंने इससे बोला कि हमने व्हीकल्स इनकी तबाह कर दी है। उसने बोला कि आवर मुजाहिदीन अटैक Zionist vehicle with Al Yasin 105 shells, tandem shells and strobe charges यानी बहुत सारे डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो है वो यूज कर रहे हैं इन दुश्मनों को तबाह करने के लिए। उसने बोला कि हम लोग ने क्या क्या तरीके यूज किए हैं कि सेटिंग अप एम्बुशेस यानी उनको घेर लेना और उन पर हमला करना, कन्फ्रंटिंग देम विद मशीन गन्स, इंडिविजुअल एक्सप्लोसिव्स, booby trap tunnel openings and trap them in preset traps एंड इन एडिशन टू स्नाइपर ऑपरेशन यानी हर तरीके का जो जंगी गोरिल्ला टैक्टिक्स होते हैं जो और आपको पता है कि पिछले 10-20 सालों में जितनी भी जंगें यूएस के खिलाफ जीती गई हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत ही जीती गई हैं। यानी आप अफगानिस्तान में देख लें तालिबान ने जितना भी टैक्टिक्स थी उनकी वो गोरिल्ला वॉरफेयर की थी और इसी किस्म की टैक्टिक्स थी जो यहाँ पर इस वक्त अबू उबैदा बता रहे हैं। और इसी तरह से ईरान में भी जो आईसिस की मलेशिया और अलकायदा को तबाह किया गया वो भी इसी तरह की गुरिल्ला फाइटिंग के थ्रू और यही कामयाब तरीका है इस वक्त ये करने का और ये वो कर रहे हैं। सो ये कुछ हो रहा है। एक लास्ट न्यूज शेयर करते हैं कि इजरायली आर्मी सेज इट मिस्टेकनली किल्ड 3 कैप्टिव्स हेल्ड इन गाजा। उसने बोला कि 3 जो यानी होस्टेजेस थे इजरायली जो कि हमास के पास मौजूद थे उनको हमने गलती से मार दिया क्योंकि जैसे आप वीडियोस में देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हुए हैं बहुत सारे कि इजरायली फौजी जो है वो स्ट्रीट के अंदर फेस टू फेस लाइक मुकाबला करने की उनके अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ही नहीं और वो एक घबराए हुए और डरे हुए जैसे लोग होते हैं ना उस तरह से वो छुपते फिर रहे हैं हमास के फाइटर्स के सामने और ऐसा लगता है कि सामने अगर कोई उनको हमास के लोग नजर आए होंगे या पैलेस्टीनियंस नजर आए होंगे तो उन्होंने देखे बगैर और जांचे बगैर कि ये कौन है इसके बीच में कोई इजरायली उनका अपना बंदा तो नहीं है उन्होंने फायर ओपन कर दिया होगा बिकॉज घबराहट में जो है वो इसी तरह किया जाता है। सो ये उनके हालात हैं और ये उनकी आपको स्ट्रेटजी भी इसमें नजर आती है और उनकी एबिलिटी भी नजर आती है कि वो किस तरह से कितनी कॉम्बैट कर सकते हैं कितनी उनके अंदर यानी हमास से या अल कसाम ब्रिगेड से मुकाबला करने की या उनसे जीतने की आखिर कितनी कैपेसिटी है ये इस खबर से भी ये आपको साफ जाहिर हो जाता है। थैंक यू।